कोई समय हुआ करता था जब हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरे पिता यहाँ पर नमकीन बेचा करते थे। कभी वो सड़क पर ठेला भी लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे पिता ने समझदारी दिखाई। यहाँ पर एक दुकान ले ली और जो नमकीन वो बेचते थे उसकी नई नई वैरायटी बनाने लगे। इसके बाद हमारा काम अच्छा चलने लगा और मैंने जब इस काम को संभाला, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ था और मेरे पास कई नए नए आइडिया थे, मैं इस आइडिया को अपनी इस दुकान पर इम्प्लीमेंट करने लगा। किसी भी काम को चलाने के लिए सबसे पहले तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको पब्लिसिटी इस तरह से करनी पड़ती है कि लोगों के दिमाग में घर कर जाए। दुकान का नाम बदला, पब्लिसिटी की, एडवर्टाइजमेंट की। इसके बाद भीड़ यहाँ पर लगना शुरू हो गई। कीमतें थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि लोगों को लगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग खरीदने लगे। इसे एक ब्रांड की तरह पेश किया जाने लगा और हम कहलाए जाने लगे बिजनेसमैन। और ये घटना 7 साल पहले हुई थी। 7 साल बीत चुके हैं और अब हम काफ़ी अमीर भी हो चुके हैं। मेरे पिता अब भी याद करते हैं कैसे वो ठेला लगाया करते थे और मुझे कहते हैं, जो दिन मैंने देखे हैं वो तुम कभी नहीं देखोगे। और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। हाँ, मैं देखना भी नहीं चाहूँगा। हम दोनों मिलकर अच्छी तो मेहनत करते हैं। अब हम ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाने वाले। पिता भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। लेकिन हर किसी का कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय बुरा होता है। मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। अब जाकर पैसे आने शुरू हुए हैं, लेकिन एक मुसीबत आनी शुरू हो गई। मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कुछ समय से मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही थी। बार बार मैं बीमार हो जाता, सांस लेने में परेशानी होती, मेरा शरीर पतला होता जा रहा था, भूख लग नहीं रही थी। इसके बाद भी मैं काम पर लगा रहता, छुट्टी मैं बिल्कुल नहीं किया करता था। लेकिन मेरे पिता मेरे पीछे पड़ चुके थे। तुम्हें स्कैन करवाने होंगे, टेस्ट करवाने होंगे, जाने तो सही आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी घेर रही है। जबकि मैं पिता को कहता रहता, कुछ नहीं है, ये काम की टेंशन है। हम इस काम को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मुझे 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है और बाद में घर आकर भी काम करना पड़ता है। 18 घंटे काम करने के बाद शरीर थक जाता है, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन मेरे पिता को शक था कहीं कोई बीमारी तो मुझे घेर नहीं रही। एक दिन मेरे पिता ने जिद कर ही दी, तुम काम पर नहीं जाओगे, हम 1 हफ्ते के लिए दुकान को बंद रखेंगे। मैंने सबको कह दिया है। तब मेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। घर में बहुत झगड़ा हुआ और अंत में मुझे अपने पिता की बात माननी ही पड़ी। मैं तो पिता को कहे जा रहा था, कुछ नहीं निकलेगा, बेफालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने जो जो बताना शुरू किया, हमारे होश उड़ चुके थे। पहले 3-4 दिन तो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, स्कैन करवाए और उसके बाद डॉक्टर भी हैरान था। देखिए, आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी जो अंदर वाली नसें हैं ना, वो अपने आप सिकुड़ रही हैं। कुछ नसें जिसमें खून भी बहता है और कुछ नसें जिसमें किसी तरह का अलग काम होता है, वो सिकुड़ रही हैं। मैं पहले भी इस तरह की बीमारी को देख चुका हूँ। साइंटिफिकली कहूँ तो इसे कोई बीमारी माना नहीं जाता। ये जैसे शरीर में कोई कमी होती है और इसे ठीक करने का तरीका भी अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। मैं मेडिसिन से लिख देता हूँ, लेकिन एक तुम्हें बुरी खबर बतानी है। तुम्हें कैंसर पता है? कैंसर काफ़ी गंभीर बीमारी होती है जिसे बड़ी मुश्किल से ठीक भी किया जा सकता है और कभी कभी हाथ से निकल भी जाता है, लेकिन उसे हम समझ सकते हैं वो कैसे काम करता है। ये जो शरीर की नाड़ियाँ अंदर से सिकुड़ती हैं ना, इसे समझा तक नहीं जा सकता। मैं क्या कहूँ, अगर तुम्हारा शरीर इसी तरह से रिस्पॉन्स करता रहा तो तुम पतले होते जाओगे, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोर होते जाओगे, तुम्हारे मसल्स लूज होते जाएंगे और धीरे धीरे तुम बेड पर लेट जाओगे। अगर तुम इसे संभाल पाए, लेकिन हमें यह तक नहीं पता कैसे संभाल पाओगे। मैं तुम्हें मेडिसिन लिख रहा हूँ और जैसे जैसे मेडिसिन खाते जाओगे, टेस्ट करवाते जाना, हम देखते जाएंगे दवाइयों का असर हो रहा है या नहीं। और ये मेरी ज़िंदगी का एक झटका सा था। मैं अपने पिता की तरफ देख रहा था और मेरे पिता भी बहुत ज़्यादा गंभीर थे। उन्होंने डॉक्टर को कहा था, इसकी अच्छी मेडिसिन दीजिएगा और हम किसी भी तरह का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन डॉक्टर का कहना था, आप टेस्ट बार बार करवा लें, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये जो अंदर से इस तरह नाड़ियाँ सख्त हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इसका इलाज सही तरह से नहीं किया जा सकता।
और 6 महीने में हमारे सामने रिजल्ट आना शुरू हो गए थे। सच में मैं बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था। मैं खाता भी, फिर भी शरीर पर कुछ लगता नहीं। मैं एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा था। हर रोज़ मैं भारी वज़न उठाने की कोशिश करता, लेकिन पहले जितना उठाया करता था वो जान भी शरीर में नहीं बची थी। और 1.5 साल बाद तक बहुत कमज़ोर, साफ दिख रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका हूँ। इसके बाद डॉक्टर भी हाथ खड़े करने शुरू कर गए थे। मेरी टांगों में भी जान नहीं बची थी। कई बार मैं लड़खड़ा पड़ता। मेरे पिता कह रहे थे, हम अब काम को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तुम अगर आराम करना चाहते हो तो आराम कर सकते हो। हमारे पास पैसे काफ़ी थे और काफ़ी ज़्यादा मैनेजर भी रख लिए थे ताकि हमारे ऊपर से टेंशन कम हो जाए। अब मुझे अपने शरीर का इलाज करना था। जब जब मैं जिम जाता, वहाँ जाकर एक्सरसाइज करने की कोशिश करता, मैं बेहोश हो जाता। मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी और एक आदमी ने मुझे कहा था, हो सकता है तुम्हारे शरीर पर कोई प्रेत बाधा हो, किसी भूत ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया हो। इसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास जाने लगा। उस तांत्रिक ने कहा था 4 महीनों के अंदर ही वो मेरे शरीर को स्वस्थ कर देगा। उन 4 महीनों में मैंने 5 लाख उस तांत्रिक को दिए। पता नहीं कौन कौन सी झाड़ फूक की, लेकिन 4 महीने बाद वो भाग गया और दोबारा मुझे मिला ही नहीं। शरीर मेरा पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। मेरे पास जैसे समय कम था। मुझे अपने शरीर का इलाज करवाना था और अब जो पैसे कमाए थे धीरे धीरे मेरे शरीर पर लग रहे थे। मैं जान रहा था अपने शरीर को ठीक करने के लिए अब आखिरी कोशिश करनी होगी। भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगा था। कई ऐसे वैद्य जो मेरे शरीर का इलाज करवा पाए, मैं उनके पास जाना चाहता था। कभी केरल, कभी तमिलनाडु, कभी मैं नागालैंड भी घूम कर आया। जितने भी मशहूर वैद्य थे मैं उनसे मिल रहा था। वो अलग अलग तरह के उपचार बता रहे थे और ये 8 महीने धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता गया। कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े थे, इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की थी। इस तरह की बीमारी को अब तक कोई नाम नहीं दिया गया है। इसे कोई बीमारी नहीं समझा जाता, शरीर की गड़बड़ माना जाता है। इसीलिए इसका इलाज भी करवाया नहीं जा सकता। अब मैं आखिरी क्षणों के बारे में सोच रहा था। मेरी माँ, मेरे पिता बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे। इसके बाद तो मैं इस पागल हद तक पहुँच गया था कि मैं ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद तमिलनाडु के एक घने जंगल के बीच बने झोंपड़े में मैं पहुंचा था, जहां पर पुराने वैद्य रहते थे। उनकी उम्र 90 साल थी और उनको मैं सब कुछ बताए जा रहा था। उन्होंने कोई औषधि नहीं लिखी और मुझसे साफ साफ कह दिया, इसका इलाज तो किया जा सकता है। एक औषधि है जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर सकती है। आयुर्वेद में उसके बारे में वर्णन है, लेकिन जहाँ पर वो औषधि मिलती है वहाँ कोई जा नहीं सकता। मैंने कहा, जा नहीं सकता, मैं जाकर आऊँगा। कौन सी जगह है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है? तो उन्होंने कहा, जगह तो बिल्कुल शांत नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर जो भूत प्रेत रहते हैं उसका सामना नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, मैं खुद भूत बनने वाला हूँ, मैं किसी भूत से डरने वाला नहीं। मौत तो मुझे वैसे भी आने वाली है। अगर आप आखिरी कोशिश करने को कहें, मैं वो करने को तैयार हूँ। मरूंगा मैं वैसे भी, अगर ऐसे मर गया तो कोशिश करता हुआ मरूंगा, खुशी तो होगी मुझे। हिमाचल और उत्तराखंड की सरहद पर जहाँ कई पुरानी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बिल्कुल भी कोई इंसान नज़र नहीं आता। दूर दूर तक कोई गांव मौजूद नहीं है। वहाँ एक बड़ी ऊंची पहाड़ी बनी हुई है, हरे रंग की पहाड़ी, जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो कोई पिरामिड हो। उसकी पूरी लोकेशन मुझे उस वैद्य ने बता दी थी। वो बहुत ज़्यादा खांस रहा था। 90 साल की उम्र में भी अब उसका शरीर स्वस्थ था, लेकिन हमारी उम्र हमें बूढ़ा बना ही देती है। वो भी मजबूर था, लेकिन अपनी उम्र तो जी चुका था ना। मेरी तो उम्र ही 31 साल थी। मैंने तो दुनिया तक नहीं देखी। बचपन गरीबी में, उसके बाद मेहनत, अभी तक मैं ऐश तक ना कर पाया था। अब मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं हाइकिंग के लिए निकल पड़ा, उसी पहाड़ी को ढूंढने के लिए। उस पहाड़ी की लोकेशन मेरे पास थी, लेकिन उस वैद्य ने काफ़ी चीज़ें मुझे लिख कर दी थी। उस जड़ी बूटी की पहचान कैसे करनी है, उसे खाना कैसे है, उसने साफ साफ बता दिया था। उस जड़ी बूटी को मुझ तक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी उसे खा लेना, उसे पीसना है, उसे तुलसी के साथ पीसकर
खा लेना है, जिसके बाद 2 दिन में तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। भूख बढ़ जाएगी, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और 2 महीनों में तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। अब उन पन्नों के नीचे उसने और भी चीज़ें लिखी हुई थी। वो जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं उन्हें भूतिया पहाड़ियाँ कहा जाता है। पुराने समय से ही वहाँ ऐसी शक्तियों को कैद किया गया है कि आसपास मरने वालों की आत्माएं वहीं पर जकड़ ली जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही रूहानी जड़ी बूटियाँ हैं। ये देवताओं द्वारा दी गई जड़ी बूटियाँ हैं। इनकी रक्षा करने के लिए इस इलाके को ऐसा बनाया गया है। तुम भी कोई आसानी से उस जड़ी बूटी तक नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है तुम रास्ते में ही मारे जाओ, लेकिन कोशिश करोगे तो मैं 100% कहता हूँ 2 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम ठीक होने वाले हो या नहीं। मैंने तुलसी के पत्ते अपने बैग में रखे हुए थे। इसी के साथ एक जीवित पौधा भी मैंने अपने बैग में रखा हुआ था। अगर पत्ते सूख गए तो जीवित पौधे के पत्ते तो मैं तोड़ ही सकूंगा ना। वहाँ आसपास तुलसी के पौधे शायद मिल भी जाएं। मैं ये सोचता सोचता उस पहाड़ी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल। जो आखिरी गांव वहां तक जाने वाला था वो उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर था और 20 किलोमीटर दूर तक मुझे खुद चलना था। मेरे शरीर में जान नहीं थी। हो सकता है मैं उस जड़ी बूटी तक पहुंच जाता, लेकिन मेरा शरीर साफ साफ दिख रहा था। वहां से शायद मैं वापस कभी ना आ पाऊं। उन गांव वालों ने मुझे समझाया भी था, एक तो तुम्हारा शरीर कमजोर है, ऊपर से तुम ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां भूत प्रेत लोगों को नजर आते हैं, अजीब अजीब शक्तियों वाली चीजें नजर आती हैं। वहाँ जानवर भी ऐसे हैं जो हवा में उड़ते हुए लहराते हुए दिख जाते हैं, और रात को वहाँ ऐसे हैवानों का साया होता है जो हमें नोच कर खा सकते हैं। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। रास्ता भी बहुत भयानक है। अगर तुम इन चीज़ों पर यकीन ना भी करो तो उन पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल भरा है। साफ रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन मैं मायूस होकर उस तरफ चल पड़ा था। भारी बैग मैंने कंधे पर टांगा हुआ था। अब वो तो मुझे उठाना ही था। खाऊंगा नहीं तो वैसे भी मर जाऊंगा। और हाथ में छड़ी लेकर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो पहली ढलान थी। जहाँ पर गांव था वो एक पहाड़ी के ऊपर था और मैं उसकी दूसरी दिशा में जा रहा था। यहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई थी। इस तरफ गांव के कई लोग आया करते थे जो शायद फल सब्जियाँ तोड़ने के लिए आते थे। कई जगह ऐसी थी जहाँ छोटे छोटे खेत बने हुए थे। उनके बीच से मैं निकल कर चला गया और आगे जाकर एक पगडंडी तक न दिखी मुझे। ये जंगली इलाका था। पहाड़ों में बने हुए जंगल और भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। कभी कभी आपको चढ़ना पड़ जाता है, कभी कभी आपको उतरना पड़ जाता है। ये तो अच्छा था कि वक्त सुबह का था और सुबह से ही मैंने चलना शुरू कर दिया था। 20 किलोमीटर शायद आसानी से निकल जाए, लेकिन पहाड़ों पर 20 किलोमीटर ज़्यादा लंबे होते हैं। मैं पहली पहाड़ी उतरा था और वहाँ उन पहाड़ियों के बीच से वो नदी वाला रास्ता था। अभी वहाँ कोई बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए वो नदियाँ सूखी हुई थी। वहाँ से चलकर मैं आगे बढ़ता रहा। काफ़ी आगे जाने के बाद उस नदी में थोड़ा थोड़ा पानी दिखने लगा था। कई जगह पानी रुका हुआ था, कई जगह पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आ रहा था। और इस जगह पर अगर बारिश हो जाए तो पानी का बहाव एकदम से तेज़ हो जाता है। इसलिए मुझे एक पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ना पड़ा। अब उस रास्ते से मैं आगे जा रहा था। पहले 5 किलोमीटर आसानी से निकल गए थे और ये जंगल और घना हो गया था। कई फलों के पेड़, कई सब्जियाँ, कई बड़े बड़े ऊंचे पेड़ जो यहाँ पर अंधेरा कर रहे थे। दोपहर तक ही मुझे ऐसा लगने लगा था अगले 15 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर भी पाऊंगा या नहीं। इसके बाद एक जगह मैं थक गया था। मैं थक कर ज़मीन पर बैठ गया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे, इसलिए गद्दा सा बन गया था। वहाँ पर मैं लेट गया और ये थका हुआ शरीर खाने को भी तैयार नहीं था। मैं खाना नहीं चाहता था, कुछ आराम करना चाहता था। आंखें बंद की मैंने और 2-3 घंटे कब बीत गए मैं जान ही नहीं पाया। जब आपके शरीर में कमज़ोरी हो तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। मुझे भी नींद ज़्यादा आया करती थी और मैं 3 घंटे बाद उठा था। 6 बजे का वक्त हो गया था और शाम घिर चुकी थी। 15 किलोमीटर का सफ़र मुझे और तय करना था और मुझे लगा शायद ये मैं कर ना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने चलना शुरू कर दिया। अब आगे एक उतार सा आ गया था। उस पहाड़ी से उतरते हुए बड़ी तेज़ी से कभी कभी मैं गिर भी जाता, लेकिन नीचे पहुंचने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा।
मैं 1.5 घंटे में उस पहाड़ी के नीचे पहुंच आया था और काफ़ी लंबा सफ़र आसानी से तय कर पाया था। दूसरी पहाड़ी के साथ चलते चलते एक बड़ी सी टॉर्च लिए मैंने कुल 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। अब भी 10 किलोमीटर आगे जाना था, लेकिन यहाँ से वो ऊंची पहाड़ी दिखने लगी थी। कभी कभी मुझे भ्रम सा हो रहा था, ये तो 2 पहाड़ियाँ सी दिख रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पहाड़ियाँ एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। या तो मेरी आंखों का धोखा है या इन पहाड़ों में ऐसे भ्रम आपको होते ही हैं। और वैसे भी लोग झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे कि ये इलाका भूतिया है। जब मैं अगली वाली पहाड़ी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे वहाँ पर एक जानवर की हड्डी नजर आई। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था आखिर ये जानवर कौन सा है। पूरा हड्डियों का ढांचा बिल्कुल सही तरह से जैसे वहाँ टिकाया गया हो, लेकिन मांस बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चलते चलते ही वो जानवर खड़ा खड़ा मर गया और उसके शरीर के ऊपर से सारा मांस कोई खा गया। ये कीड़े भी हो सकते हैं या और खतरनाक जानवर भी। जैसे जैसे मैं और आगे जाता गया, वहाँ मुझे ध्यान से देखने पर पता चला कई झाड़ियाँ आसपास फैली हुई हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ पर ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा घास है, जैसे झाड़ियों के बीच से ये रास्ता बनाया गया हो। अब उस रास्ते का चुनाव करना कोई गलत बात तो थी नहीं। कमज़ोर शरीर क्या करता है, आसान रास्ते को ढूंढता है। और मैं उस आसान रास्ते से जैसे जैसे आगे जाता गया, मुझे वैसे ही जानवरों के ढांचे मिलते गए। मरे हुए जानवर वहाँ ऐसे टिकाए गए थे जैसे कोई म्यूज़ियम हो। उसके बीच से मैं निकल रहा था। एक को मैंने हाथ भी लगाकर देखा था और मेरी उंगली छूने से ही वो लड़खड़ाकर हड्डियाँ सारी नीचे गिर गई। ये टिकाए गए हैं शायद डराने के लिए। मैं तो पहले से डरा हुआ था, लेकिन मौत का डर छोटे डर से ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए आगे बढ़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता था। मुझे यहाँ पर कोई भी जिंदा जानवर नहीं मिला था। हवा में उड़ता हुआ कोई चमगादड़ तक ना दिखा, लेकिन ज़मीन पर ऐसे ऐसे जानवरों के चिड़िया के कंकाल पड़े थे जो मुझे डरा रहे थे और वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे आखिर वो किसके हैं। उसके बाद वो जो रास्ता था, वहाँ इतनी ज़्यादा हड्डियाँ थी जैसे वो पूरा रास्ता हड्डियों से बनाया गया हो। जैसे जैसे मैं उन हड्डियों पर पैर रखता जाता, चर चर की आवाज़ आती जाती। अचानक ही वहाँ एक पेड़ के ऊपर से मुझे कोई बोलता हुआ दिखा। वो हड्डियों की चरमराने की आवाज़ मेरे कानों को जैसे बंद कर रही थी। अचानक मैंने चलना बंद किया और मैं पेड़ की तरफ देखने लगा। एक आदमी उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसके शरीर पर जैसे कोई काले रंग का पेंट लगा हुआ हो। वो पेड़ पर सिकुड़ कर बैठा हुआ था और उसका सर ज़्यादा बड़ा और शरीर बिल्कुल पतला सा सिकुड़ा सा लग रहा था। और वहाँ से वो मेरी तरफ देखकर मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। वो बुड़बुड़ा ऊंची आवाज़ में रहा था, लेकिन फिर भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि वो कह क्या रहा है। बस बुड़बुड़ाने की आवाज़ सी पता चल रही थी। मैं थोड़ा सा और चला और उसके करीब गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैं समझ गया था ये कोई जिंदा इंसान नहीं है। उसके जो पाँव थे वो हाथों की तरह थे। उसने उस पेड़ की टहनी को जैसे पकड़ रखा था। उसके बाद उसने नीचे लटक कर मुझे डरा दिया। वो चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ था और उसके पाँव उस टहनी को पकड़े हुए थे। जैसे ही मेरा ध्यान उसके हाथों की तरफ पड़ा, उसके हाथ नहीं थे, बल्कि जैसे पैर होते हैं हाथों की जगह लगे हुए थे। ये एक ऐसा उल्टा पुल्टा सा इंसान है या भूत है, क्या चीज़ है ये? लेकिन मैं उससे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो जैसे इधर उधर झटपटाने सा लगा। जैसे कुत्ता पानी से भीगने के बाद झटपटाता है, उस तरह वो झटपटा रहा था और उसके शरीर से पानी की बूंदें जैसे इधर उधर बिखर रही थी। मेरे चेहरे पर भी कई पानी की बूंदें गिरी थी और मैं अब उसकी तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम, क्या चीज़ हो? और वो भी मेरी तरफ देखकर बुड़बुड़ाया जा रहा था। वो मुंह बंद करके बोल रहा था, इसलिए ये तो पता चल रहा था वो जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब दे क्या रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात कैसे करूं। जो आदमी सिर्फ बुड़बुड़ाता हो, उसके शब्द समझ में ना आते हों, उससे आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। मैं आगे बढ़ चला।
लेकिन वो अब भी पेड़ से लटका हुआ था और बुड़बुड़ाए जा रहा था। मैं अब उसी रास्ते से आगे निकल गया। आगे हड्डियां बिल्कुल नहीं थी और साफ रास्ता था। ये पगडंडी जैसा बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर कोई रहता ही नहीं तो यहाँ रास्ता कैसे बना है? यकीनन यहाँ भी मुझे भूत प्रेत देखने को मिलेंगे, लेकिन कैसे कैसे भूत मिलेंगे मैं नहीं जानता था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था जिसके अजीब चमकदार फल, वो लाल रंग के फल जरूर थे, लेकिन अलग अलग दिशा से देखने पर जैसे उनका रंग बदल रहा था। पेड़ पर लगे हुए वो फल जैसे मन को भी ललचा रहे थे। देखूं तो सही आखिर ये फल हैं कौन से। लेकिन मैंने ध्यान दिया, हर एक फल के पीछे कुछ ना कुछ तो था। काले रंग का एक छोटा सा साया, जैसे कोई छिपकली हो, वो बार बार पीछे की तरफ ही निकलती। अब मैं उस पेड़ पर चढ़कर देखना जरूर चाहता था, आखिर वो फल कैसा है और उसके पीछे दिखने वाली वो चीज़ क्या है। जैसे ही मैं पेड़ पर चढ़ा, वो पेड़ जैसे शरीर को हल्का कर रहा था। जब मैंने पेड़ पर पैर रखा था, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी। मेरे पास खाने पीने का सामान ज़रूर था, लेकिन ज़्यादा नीचे लटका हुआ बस मैं वो फल तोड़ना चाहता था। उस पेड़ पर पैर रखते ही शरीर में जो जान आई मेरे, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया हो। अब मैं उस पेड़ पर चढ़कर ना सिर्फ वो फल तोड़ पाया, बल्कि ऊपर वाले 2-3 फल वो भी तोड़ पाया। उस पेड़ पर बिल्कुल सही महसूस हो रहा था, तो मैं उसी पेड़ की एक टहनी पर बैठा रहा। काफ़ी समय शरीर स्वस्थ सा लगने लगा और मुझे महसूस हो रहा था ये पेड़ है जो मेरे शरीर को ठीक कर सकता है। हो सकता है उस ऊपर वाली जड़ी बूटी के सिवा भी नीचे वैसी ही जड़ी बूटियों वाले पेड़ लगे हों। ये वही पेड़ हो सकता है। इसके फल भी इकट्ठा कर लेता हूँ, इसकी पत्तियाँ भी उतार देता हूँ। इसके बाद इसे लेकर जाऊँगा और इसे तुलसी के साथ पीसूँगा। पत्ते देखने में तो वैसे ही लग रहे हैं। आधा घंटा वहीं पर बैठा रहा था और वो साया भी बार बार पीछे छिप जाता। अब मैं जैसे ही पेड़ से उतरा, वो हाथ में पकड़ा फल काले रंग का गला हुआ फल था और शरीर की जान भी गायब हो चुकी थी। वो झोले में रखे हुए पत्ते भी सूखे थे। ये भ्रम था जो उस पेड़ के ऊपर नजर आ रहा था, लेकिन उस पेड़ से दूर होते ही पत्ते भी बर्बाद हो गए, फल भी जैसे गल गए। तो मैं जान गया भ्रम भी महसूस होगा इन जंगलों में, मुझे उस वैद्य ने बताया था। अब मैं आगे बढ़ता गया। बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन सुबह के 4 बजे तक मैं उन पहाड़ियों के बीच में पहुंच गया। ये कोई भ्रम नहीं था, ये 2 पहाड़ियां थी। आखिर असली वाली पहाड़ी कौन सी है और नकली वाली पहाड़ी कौन सी? मुझे तो वैद्य जी ने बताया था कि पहाड़ी के शिखर पर मिलेगा मुझे वो पौधा जिसकी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अब मैं चुनाव कैसे करूं? क्या मुझे एक एक करके दोनों पहाड़ियों पर चढ़ना होगा? चलो अब कर क्या सकते हैं। ये दिन का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा अब यहाँ पर आराम करता हूँ, क्योंकि अब पहाड़ियों तक तो पहुँच गया हूँ। यहाँ पर छोटा सा टेंट बना लेता हूँ। वहाँ कई टहनियाँ पड़ी थी, उन टहनियों से मैंने छोटा सा झोंपड़ा नीचे पेड़ के पास बना लिया। ऊपर पत्तियाँ बिछा ली। वहाँ बड़े बड़े झाड़ थे जो झोंपड़े के ऊपर रख दिए, ताकि बारिश भी हो तो नीचे कुछ आए ना। अब ज़मीन से भी 2 फुट ऊंचा बनाया था मैंने, ताकि सामान भी गीला ना हो। और ये पहाड़ी का एक कोना था, यहाँ पर नदी का पानी भी नहीं आता होगा। ये बिल्कुल सही जगह है। अब वहाँ पर मैं लेट गया था और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, सूरज की रोशनी अब वहाँ निकल आई थी और उन पहाड़ियों के ऊपर से आवाज़ें, गाने की आवाज़ें। ये किसी लड़की के गाने की आवाज़ थी जो कभी एक पहाड़ी के ऊपर से आती, कभी दूसरी पहाड़ी के ऊपर से आती। जैसे ही मैं बाहर जाकर देखता, वो लड़की तो नज़र नहीं आती। ये पहाड़ियाँ बड़ी थी, लेकिन फिर भी आवाज़ें आती ही रहती। अब सोने में परेशानी हुई, लेकिन वो मधुर आवाज़ों ने कब नींद चढ़ा दी पता नहीं चला। 4 घंटे तक सोया था मैं। 4 घंटे सोने के बाद 10-11 बजे दोबारा एक पहाड़ी पर चढ़ने की ठान ली थी मैंने। अब उस पहाड़ी पर चढ़ूंगा और वहाँ से देखूंगा जड़ी बूटी कहाँ मिलती है। अब ये सबसे खतरनाक काम है जो वैद्य जी ने बताया था। पहाड़ियों के ऊपर सबसे खतरनाक शक्तियाँ रहती हैं जो उस जड़ी बूटी की सुरक्षा करती हैं। जैसे ही मैंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया था, अचानक से जैसे शून्य में से बादल प्रकट हो गए
उस पहाड़ी के ऊपर बादल घिर गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी सी होने लगी। सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी और साफ दूर दूर तक दिख रहा था बारिश सिर्फ इस पहाड़ पर हो रही है, बाकी कहीं बारिश नहीं हो रही। वहाँ पूरी तरह से रोशनी नहीं थी और वो घने पेड़ भी अब दूर तक देखने नहीं दे रहे थे। रास्ता साफ था, पगडंडी बनी हुई थी उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने की और उस पर चढ़ाई करने में परेशानी भी नहीं हो रही थी। मिट्टी के साथ पत्थर भी वहां पर फंसाए गए थे जिससे पांव फिसलता नहीं। घूम घूम कर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था मैं और मुझे महसूस होने लगा हवा चल रही है और हवा के कारण वो बारिश की बूंदें जैसे हवा में उड़ रही हूँ। इससे पहले ज़मीन से ऊपर उठती हुई बूंदें नहीं देखी थी मैंने। ये उल्टी बारिश होने लगी थी अचानक। जो बूंदें अभी अभी ऊपर बादलों से ज़मीन पर गिरी थी अब ज़मीन से उठकर बादलों की तरफ जाना शुरू हो गई। उल्टी बारिश देखते ही आंखों को भ्रम सा हो रहा था और दिल की धड़कन तेज सी हो गई थी। ये चीज़ कोई देखता नहीं होगा इसलिए अजीब लगती है। मैं फिर भी अब आगे ही बढ़ना चाहता था। तभी आसपास से गुजरता हुआ काले रंग का साया दिखा। मेरी एक परछाई सी ज़मीन पर बन रही थी। ये परछाई उन बादलों के ऊपर से हल्की हल्की रोशनी के कारण थी, लेकिन वो परछाई हिल रही थी। सूरज हिलता नहीं, परछाई एक जगह बनती है और घंटों लग जाते हैं जब सूरज आगे बढ़ता है और परछाई की दिशा बदलती है। यहाँ ज़मीन पर देखने पर दिख रहा था साफ साफ परछाई कभी एक दिशा में चली जाती कभी दूसरी दिशा में, और काले रंग का साया मेरी उस परछाई को छूता हुआ करीब से निकल जाता और मैं भौंचक्का सा होकर कभी एक तरफ देखता जहाँ वो बाहर निकला और कभी दूसरी तरफ जहाँ वो जा छिपता। लेकिन अब वो मेरी उस परछाई को छू रहा था और जैसे ही वो मेरी परछाई को छूता मुझे महसूस होता वो दर्द। मैं 2 बार गिरा था। कभी लगता ये कमज़ोरी है तो कभी लगता भ्रम। जब हम कमज़ोर होते हैं तो दिमाग भ्रम पैदा करता है, लेकिन वैद्य की बातें भी तो झूठ नहीं हो सकती। मेरी आंखों के सामने एक पेड़ के पीछे से झांकती हुई 2 आंखें दिखीं। ये आंखें किसी लड़की की थी। वो बाल सुनहरी से थे जो आंखों की पलकों पर आए हुए थे और उसके अंदर से नीली नीली वो आंखें सुंदर ज़रूर थी लेकिन देखने में अजीब सी। वो बाहर निकली थी और उसे देखते ही घबरा सा गया मैं। उसका शरीर साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला सा था वो धुएं से बना शरीर, लेकिन खूबसूरत चेहरा और सुनहरी बाल, नीली आंखें। वो क्या चीज़ थी मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जम गया। अजीब चीज़ देखने को मिल रही थी इस पहाड़ी पर। आंखें एक पल के लिए बंद की मैंने और फिर खोल कर कहा, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, अब आखिरी समय पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। मेरे सामने आकर वो खड़ी हो गई थी और उसे देखकर मैं मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्यों खूबसूरत चेहरा देखकर मुस्कुराहट निकल ही जाती है। और वैसे भी मेरी उम्र 31 साल थी। कोई भी गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी मेरी और शादी की तो अभी बात चल रही थी। जैसे ही बीमारी का पता चला मुझसे तो कोई शादी करेगी नहीं, और वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। अब ये उम्र थी जो मुझे लड़कियों की तरफ आकर्षित कर रही थी, और मैं भी तो एक मर्द हूँ जो लड़कियों से आकर्षित होता है। और ऐसा खूबसूरत चेहरा जब आपके सामने आए मुस्कुराहट निकल ही जाती है। मैं मुस्कुरा रहा था और वो मुझे घूरती घूरती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपनी बाजू नीचे की तरफ लटकाई, उसकी वो सफ़ेद उंगलियां लेकिन काले रंग के नाखून धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। जो लड़की अभी अभी घूर रही थी अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी मुस्कुराहट डरावनी सी थी। उसने अपने नाखून ऊपर की तरफ किए और मेरी गर्दन के करीब वो नाखून लाकर कहने लगी, क्या करने आए हो तुम? तुम्हें चेतावनी रास्ते में बहुत बार मिली होगी। उस चेतावनी को पार करते हुए भी यहाँ तक पहुँच आए। क्या चाहते हो? और मैंने इशारा उस पहाड़ी की चोटी की तरफ कर दिया। जड़ी बूटी, मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए, वो हरे रंग की जड़ी बूटी जिससे मैं इलाज कर पाऊँ। और तभी उसने वो नाखून मेरी आंखों के करीब किए और कहा, वाह, जड़ी बूटी तो मिल जाएगी,
ये आंखें चाहिए मुझे, ये आंखें अभी निकाल लेती हूँ। नहीं नहीं, ये नाखून गर्दन में घुसाऊंगी और उसके बाद सारा का सारा खून चूस लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगी, तुम्हें मार कर तुम्हारी आत्मा को बांधूंगी, यहाँ पर एक और भूत बनाऊंगी। नहीं नहीं, जिंदा ही रखती हूँ। तुम अच्छे लग रहे हो, दिखने में भी काफ़ी अच्छे हो, तो बांध कर रखती हूँ और रोज़ देखा करूँगी, तुम्हें गुलाम बना कर रखूँगी। और ये बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे गुलाम बनाकर क्या रखोगी? मेरे तो वैसे भी जाने का समय आ ही गया है। मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। मेरी आंखें मत निकालना, खून मत निकालना। अब एक तरफ से भी मैं मरने वाला हूं, तुम दूसरी तरफ से भी मारने की बात कर रही हो। तभी वो एक कदम पीछे हटी और मेरे चेहरे की तरफ देखकर फिर से जैसे घूर रही थी और कहने लगी, इतना डरा रही हूं, डर नहीं लगता? डरना तो चाहिए। मैंने कहा, डरूं क्यों? तुमसे डर नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत तो चेहरा है, डरूं कैसे? तभी वो थोड़ा सा शर्माई और कहने लगी, बहुत तेज लगते हो, बहुत तेज लगते हो। सामने एक चुड़ैल को देख रहे हो, समझ तो गए हो कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं, फिर भी फ्लर्टिंग किए जा रहे हो। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, फ्लर्टिंग नहीं कर रहा, सच में तुम खूबसूरत हो, लेकिन बस मेरा एक काम कर दो, मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। मेरे शरीर में वो बीमारी है जिससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं मौत के करीब हूँ, बस वो जड़ी बूटी मुझे जिंदा कर सकती है। और तब उस चुड़ैल ने कहा, मेरी भी मजबूरी है, मैं रक्षक हूँ इस पहाड़ी की और वो जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें एक जानकारी देती हूँ, अब तुम मेरी पहाड़ी से जिंदा जा सकते हो। वैसे मैं किसी को जाने नहीं देती, लेकिन तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, अगर मैंने भी मार दिया तो मुझ पर ही पाप लगेगा, बेवजह भी नहीं मारूंगी। तुम जा सकते हो, लेकिन एक तरीका है, साथ वाली पहाड़ी, उसके शिखर पर भी तुम्हें जड़ी बूटी मिलेगी। यहाँ पर मैं हूँ, यानी कि चुड़ैल का वास, लेकिन उस पहाड़ी पर वो चिटगुन्नी सी डायन है, बेवजह लोगों को परेशान करती है। मारना सर पर एक लाठी और बेहोश कर देना उसे, ऊपर चोटी पर जाकर आसानी से जड़ी बूटी लेकर आना। ऊपर पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाएगा, गुलाबी रंग के वो टहनियों पर लगे हुए पत्ते वही है जड़ी बूटी। मैंने कहा, हाँ वो तो वैद्य जी ने बताया है, लेकिन डायन, क्या यहाँ पर कोई साधारण औरत या साधारण मर्द नहीं मिल सकता? तुम इस पूरे इलाके पर कब्जा करके बैठे हो, मुझे थोड़ा सा आसानी से नहीं दे सकते? तब वो मुस्कुराती रही और मुस्कुराकर उसने कहा, अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं, भाग जाओ यहाँ से। अब तुम्हें बता तो दिया गया है, वहां जाओ और वहां से लेकर आओ। अब मैं उस पहाड़ी पर ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा था, तो नीचे उतरने में भी परेशानी नहीं हुई। अब मैं फिर से उस पहाड़ी से नीचे उतरा और दिशा बदल चुका था दूसरी पहाड़ी की ओर। अब मैं दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अब उस चुड़ैल ने तरीका तो बता ही दिया था, उस डायन के सर पर एक लाठी मारनी है और वो बेहोश हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही मैं दूसरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा, जब मैं नीचे उतरा था वो बादल गायब हो चुके थे, लेकिन जब मैं दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया, बादल फिर से घिर आए और वहां पर भी बारिश होने लगी, अंधेरा सा हो गया और पेड़ पहली पहाड़ी की तरह ही थे, हूबहू दूसरी पहाड़ी, रास्ता भी वैसा ही। और यहाँ पर मुझे आसपास से आ रही आवाजें डरा रही थी। अब साया नजर नहीं आया, कोई था जो आसपास था। कभी छोटी सी झाड़ियों में आवाज होती, तो कभी पेड़ों के ऊपर से आवाज होती, कभी कभी तो किसी पेड़ के अंदर से आवाज होती। मैं कान लगाकर सुनता, ये कोई चीज थी जो रेंग रही थी, मिट्टी के नीचे भी। मुझे मिट्टी ऊपर की तरफ उठती हुई भी महसूस हो रही थी। और अचानक जब मैं काफी ऊपर चढ़ गया था, एक जगह से मिट्टी फटी और एक औरत बाहर की तरफ निकल आई। उस औरत को देखते ही मैं थोड़ा घबरा गया था। उसने हरे रंग का चूला पहन रखा था और उसके पूरे काले बाल, लेकिन उसकी चोटी बहुत ज्यादा लंबी, वो सांप की तरह लहरा रही चोटी जमीन को छू रही थी। और उसकी मुस्कुराहट, और उसने काले रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, लेकिन ये काले रंग की लिपस्टिक जैसे उसे डरावना बनाने के लिए थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे करीब आने लगी और उसकी लहराती हुई चोटी बार बार मुझे भ्रम दे रही थी, जैसे वो सांप हो और अभी मुझे काट लेगा।
मुझे देखते ही उसने सबसे पहले नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे सूंघा और सूंघने के बाद कहा, जिंदा इंसान, वाह, तुमसे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तुम्हारी इन आँखों से अजीब सा वो गाड़ा बनाया जा सकता है। तुम्हारी ये उंगलियां मैं लटका भी सकती हूँ अपने घर के पास। तुम्हारे शरीर के काट कर अगर छोटे छोटे हिस्से कर दूँ वो भी मेरे काम आ सकते हैं। ये उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था और वो घूर कर देखने लगी और कहने लगी, मैं डरा रही हूँ तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा, मुस्कुराए जा रहे हो। और मैंने भी उसे देखकर कहा, हो तो तुम बहुत खूबसूरत, लेकिन तुम्हारी ये बातें जचती नहीं तुम पर। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम एक डायन हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी भलाई करो तो खुशी मिलेगी। और अब वो गुस्से में कहने लगी थी, भलाई करते करते ही तो यहाँ तक पहुंची हूँ। भले लोगों के साथ यही तो होता है, और जो बुरे होते हैं वो तो राज करते हैं। हम जैसों के साथ ये सब होता है। अब और नहीं करूँगी। मुझे भी वहां पहुंचना है जहां बुरे लोग पहुंचते हैं, और बुराई का अंत कर दूंगी। इतनी बुराई करूंगी कि बाकियों के लिए बचेगी तक नहीं। अब तुम्हें मैं जलाकर मारूं या तड़पा कर मारूं, उबाल कर मारूं या काट कर, तुम ही बताओ। और मैं मुस्कुरा कर कहने लगा था, देखो, इससे भी अच्छा तरीका बताता हूं। तुम मुझे ऊपर तक लेकर जाओ, पहाड़ी के ऊपर लेकर जाओ। मुझे एक खास जड़ी बूटी चाहिए। मैं वो जड़ी बूटी अपने पास रखूंगा, उससे खुद का इलाज करूंगा और तुम्हें कोई और अच्छी चीज दे दूंगा। पैसे बहुत है मेरे पास। और वो फिर से घूर कर गुस्से में आ गई और कहने लगी, डरा रही हूं तुम्हें, समझ में नहीं आता, पागल हुए पड़े हो, कैसी कैसी घुमावदार बातें कर रहे हो। तुम आए कहां से हो? मैं अब उसे अपना घर बता रहा था। मैं अहमदाबाद से हूँ, ये काम करता हूँ और मुझे एक बीमारी है जिससे मैं मरने वाला हूँ। देखो मेरा शरीर कितना कमज़ोर है। अब मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए ताकि मैं जिंदा रह पाऊँ। मरने वाला तो मैं वैसे भी हूँ, इसीलिए सोचा आखिरी कोशिश कर लूँ। तब वो सर खुजाकर कहने लगी थी, अच्छा, तभी मैं समझ नहीं पा रही थी तुम डर क्यों नहीं रहे। हर कोई मौत से डरता है, लेकिन तुम्हारे एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। मरोगे तुम तब भी। अब कोशिश करके मरो तो भी सही तो है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस पहाड़ी के ऊपर जाने नहीं दे सकती। तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। ये जो साथ वाली पहाड़ी है ना, इसके शिखर पर भी बिल्कुल ऐसी जड़ी बूटियां लगती हैं। वहां जाकर लेकर आओ। और तुम्हें एक तरीका भी बताती हूँ। वहां एक चुड़ैल है जो उसकी रक्षा करती है। अब उस चुड़ैल को बहकाने के लिए तुम्हें कई नींबू लेने होंगे। अब उस नींबू को अपनी उंगलियों पर लपेट लेना। अब उन नींबू से धागे में लिपटे हुए कई ऐसे नींबू जो गोल गोल घूमेंगे, वो उस चुड़ैल को दूर रखेंगे। ऊपर जाना, जड़ी बूटी लेकर आना और मुझे एक बार बता जरूर देना, मज़ा आ जाएगा सुनकर। तो मैंने कहा, बताया तो उसने भी एक तरीका बताया है। उसने कहा, यहाँ एक बड़ी सी लाठी उठा लेना, इस डायन की सर पर मारना और ये डायन बेहोश, फिर ऊपर जाकर जड़ी बूटी लेकर आ जाना। तुम एक डायन हो ना, तुम्हारे अगर सर पर लाठी पड़ेगी तो तुम बेहोश हो जाओगी। तो वो घबरा कर पीछे हो गई। अच्छा, सौदा करके आए हो उसके साथ, फिर तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सौदा करके नहीं आया हूँ, मजबूर हूँ। उसने मुझे ऊपर जाने नहीं दिया तो मैंने सोचा इस तरफ जाकर आता। तो उसने कहा, यहाँ भी जाने नहीं दे सकती, मेरी भी मजबूरी है, मैं इसकी सुरक्षा करती हूँ। तुम्हें तरीका बताया, नींबू लेकर जाओ उस पहाड़ी पर। अब उसने मुझे खुद नींबू भी दे दिए थे और मुझे कहा था, ये नींबू चुड़ैलों को दूर करते हैं, जाओ भगाओ उसे। उसके बाद मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर आया। अब मैं पहले वाली पहाड़ी पर चढ़ गया था। जैसे ही मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा, वो चुड़ैल पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, वाह 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 वाह, जड़ी बूटी लेकर आ गए। सच बताओ, मजा आ जाएगा, एक बार बता दो, यहाँ कोहराम मचा कर रख दूंगी। मैंने सर झुका दिया था और हाथ में नींबू से दिखाते हुए कहा, वहां पर भी फंस कर आया हूँ। उसने कहा है नींबू को धागे से लपेटना और गोल गोल घुमाना, वो चुड़ैल बहुत डरेगी। पहले तो उस नींबू को देखकर उस चुड़ैल ने छलांग लगाई थी और पीछे हटकर कहने लगी थी, पागल हो, नींबू पीछे करो, ये नींबू मुझे नुकसान करते हैं और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे मारने की कोशिश मत करना,
वैसे भी नींबू मुझे खत्म नहीं कर सकते। नींबू से हम चुड़ैलें चिढ़ती हैं, इससे हमें खत्म नहीं किया जा सकता और मैं एक आज़ाद चुड़ैल हूँ, इसलिए नींबू मुझे तंग करते हैं। उस कमीनी डायन को सब कुछ पता है, तुम्हारे साथ भी सौदा कर लिया और तुम भी यहाँ आ गए मुझे तंग करने के लिए। जड़ी बूटी तो मैं भी ले जाने नहीं दूंगी, जड़ी बूटी तो तुम्हें उसी पहाड़ी से लेनी होगी और मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी। इसके बाद मैं मायूस सा हो गया था, एक पत्थर पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे मार ही दो, ये आसान काम होगा। तुम इस पहाड़ी के ऊपर से उस जड़ी बूटी को लेने नहीं दोगी और वहाँ वो डायन बैठी है, वो भी शक्तिशाली है, वो भी ऊपर से मुझे उस जड़ी बूटी को लेने नहीं देगी। या तो मैं इस पहाड़ी पर मरूंगा या उस पहाड़ी पर मरूंगा। तुमने मेरी सबसे पहले मदद की थी, मुझे वो चीज़ बताई थी, ऐसा करो तुम ही पहले मुझे मार दो। तब वो चलती हुई आई और मेरे साथ वाले पत्थर पर बैठ गई और मायूस से चेहरे से मुझे कहने लगी, देखो हम चुड़ैलों को जब ज़्यादा गुस्सा आता है तब हम किसी को मारती हैं और तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा गुस्सा लाने ही नहीं दे रहा। देखने में तुम अच्छे लगते हो, शायद इस बीमारी के कारण इतने ज़्यादा पतले हो चुके हो कि बिल्कुल एक डंडे जैसे लग रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना, तुम्हें एक अच्छी छड़ी बना कर दूंगी। उस छड़ी को देखते ही वो डायन दूर भागने लगेगी। अब मैं उसको समझाए जा रहा था, वो डायन भी शक्तिशाली है, वो मुझे मार देगी, ये तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन उसने मुझे वो डंडा दे दिया। अब उसने वहाँ से भगा दिया था मुझे, उससे काफ़ी बातें की थी मैंने। उसके बाद वो डंडा लेकर दूसरी पहाड़ी पर, अब वहाँ डायन पहले से मेरा इंतज़ार कर रही और उसने कहा, ले आई जड़ी बूटी, ले आए ना, कमाल कर दिया, कोहराम मचा दूंगी कोहराम, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर निकला है कोई। मैं अब उसे समझा रहा था, ये डंडा लेकर आया हूँ। उस डंडे को देखते ही वो डायन पीछे की तरफ भागनी शुरू हो गई, एक पेड़ के पीछे से आंख निकाल कर देखने लगी और कहने लगी, मारोगे तो नहीं ना इससे मुझे बहुत दर्द होता है। वो कमीनी चुड़ैल मुझे तंग करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। अब मैं क्या करूं? एक तो उसने तुम्हें मारा नहीं, शायद इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तुम दिल से काफ़ी साफ हो, तुम मरने से नहीं डरते, इसीलिए तुम पर हम दोनों को शायद गुस्सा नहीं आ रहा। ना तो मैं तुम्हें मार रही हूँ, ना वो तुम्हें मार रही है। हम दोनों अपना अपना काम चाहती हैं। अब बताओ किसका काम करोगे? मेरा काम कर दो, तुम्हें वो जड़ी बूटी दे दूंगी। अगर तुमने उसका काम कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब तुम ही ठान लो तुम्हें किसका साथ देना है। तब मैं वहां जमीन पर ही बैठ गया था और मायूस सा होकर कहने लगा था, देखो अब तुम भी कुछ ना कुछ मुझे दोगी जिससे मैं उस चुड़ैल को मार पाऊं। हर बार कभी मैं उधर जाऊंगा, कभी मैं इधर जाऊंगा। ऐसा क्यों नहीं करती, तुम ही मुझे मार दो। अब उसने तो मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे हाथ में हूं, तुम मुझे मार दो। तो वो डायन भी मेरे साथ आकर बैठ गई और वो भी मायूस सी। अब मैं मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं भी मजबूर थी जब यहाँ पर आई थी। अब इस पहाड़ी पर एक शाप है, इसका कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर आई थी मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, 90 साल पहले की बात है, और यहाँ की मालकिन मैं बन गई और इसी के साथ वो शाप ने मुझे डायन बना दिया। यहाँ दूसरी पहाड़ी पर शायद वो लड़की आई थी और इसी के साथ मेरी वो सहेली भी दूसरी पहाड़ी की तरफ भागी। उसने ज़रा भी मदद नहीं की थी मेरी और वो शायद दूसरी पहाड़ी पर फंसी और चुड़ैल बन गई। हम एक सरहद तक एक दूसरे को देख सकती हैं। 50 सालों से हमने कोई गाली नहीं छोड़ी जो एक दूसरे को नहीं दी हो। हम दोनों एक दूसरे से बदला चाहती हैं। जब कोई इस जड़ी बूटी से कुछ चुरा कर लेकर जाए तो हमारे शरीर में विकार आते हैं, हमें दर्द होता है, हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है कई सालों तक। ये शाप इसी तरह काम करता है। इस शाप ने उसे चुड़ैल बनाया है, मुझे डायन बनाया है और हम मालकिन हैं अपनी अपनी पहाड़ी की। मैं उसे सज़ा देना चाहती हूँ और वो मुझे सज़ा देना चाहती है। हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे को अब पसंद नहीं करती। हम दोनों को एक ही लड़का पसंद था, हम उसके साथ ही यहाँ पर आई थी और वो हम दोनों को छोड़कर भाग गया। मुझे लगता है उसकी गलती है, उसे लगता है मेरी गलती है। अब क्या करें, आज़ाद हम यहाँ से हो नहीं सकेंगे। मैं उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि उस पर भी बहुत तरस आ रहा था। तब मैंने कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ? उसने कहा, आज़ाद किया ही नहीं जा सकता,
हमने हर कोशिश कर ली यहाँ से भागने की, हम भाग ही नहीं पाए। हमें बस इतना पता है, यहाँ पर आने वाली कोई भी कुंवारी लड़की अगर इस पहाड़ी के साथ बंधे जाए तो वो कैद हो जाती है। मैं कैद हो गई। ये पहाड़ियाँ हमारे यहाँ आने के बाद 2 हुई हैं, पहले एक हुआ करती थी। अब उसकी मैं मदद करना चाहता था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने उससे कहा, तुम अब एक डायन हो भी खूबसूरत, लेकिन भयानक रूप भी तुम्हारा दिखता है। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। तुम जब तक कुंवारी रहोगी कैदी रहोगी। विवाहित महिला को कैद नहीं किया जा सकता। विवाहित महिला अपनी पति की होती है, ना कि किसी पहाड़ी की। उसकी आंखों में वो रोशनी दिखी थी मुझे और वो बहुत ज़्यादा खुश। क्या तुम ये करोगे? मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन कोई तरीका भी तो नहीं था। किसी मर्द को यहाँ लेकर कैसे आती? मैंने कभी नहीं सोचा था ये। उस डायन के पास शक्तियाँ थीं। उसने वहीं पर एक क्षण में मंडप सजा दिया और वहीं मंडप में हर धार्मिक चीज पड़ी थी। वो उसे छू नहीं सकती थी, इससे उसको बहुत दर्द होता। लेकिन हमने वहीं पर शादी की थी और जब मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाला और तभी उसका शरीर साधारण लड़की जैसा हो गया और उस शरीर को देखते ही आज़ादी की वो खुशी, वो चीखें मार रही थी वो दूसरी पहाड़ी की ओर देखकर। जैसे ही वो उस पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी और डरती डरती कहने लगी, अगर मैं इस पहाड़ी से कदम बाहर रख पाई तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगी। तुमने मुझे आज़ाद करवा दिया। इसके बाद उसने पहाड़ी से नीचे पैर रखा और वो आज़ाद हो चुकी थी। इसके बाद वो पीछे वाला बड़ा सा पहाड़ हिलने लगा और एक झटका, वो बड़ा भूकंप जैसा झटका था। 2 पहाड़ एक बन गए थे। अब वहाँ सिर्फ एक ही पहाड़ी बची थी जिस पर वो चुड़ैल ऊपर से चीखें मार रही डरावनी, वो गालियाँ दिए जा रही थी उसे। और ये डायन आज़ाद, ये इंसान बन गई थी। तभी उसके शरीर से शक्ति निकली और उसने डायन का रूप धारण कर लिया। मुझे लगा ये शाप फिर से उसे जकड़ रहा है, लेकिन फिर से वो लड़की बन गई और कहने लगी, वाह, मैं लड़की भी बन गई और डायन की शक्तियां भी मेरे पास हैं। मैं तो जिंदा डायन बन गई। वाह, ये कमाल की शक्तियां हैं। तुम्हें पता नहीं है हमारी जिंदगी भर कितनी मदद करेंगी ये शक्तियां। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उसे देखकर कह रहा था, तुम्हारा काम तो कर दिया, मेरा काम कौन करेगा? मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। तभी उसने भी पीछे मुड़कर देखा। वो एक पहाड़ी बन चुकी थी जिसकी मालकिन वो चुड़ैल थी और अपने सर पर हाथ रखकर उस डायन ने कहा था, ये तो और भी बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस पहाड़ी के मालिक की इजाज़त के बिना आप जड़ी बूटी ले ही नहीं सकते। और वो डायन भी अब मुझे पति मान चुकी थी, तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। और जैसे ही वो चुड़ैल सामने आई, दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई। दोनों की शक्तियां कमाल की थी। एक दूसरे को ऐसे पटक रही कि मुझे देखा नहीं जा रहा था। अपनी बीवी को कभी कभी पिटते हुए देख रहा था मैं, और कभी कभी वो उस पर हावी हो जाती। लेकिन 1 घंटे तक वो लड़ाई चलती रही थी। ना डायन जीत पा रही थी, ना चुड़ैल जीत पा रही थी। शायद अगर ज़्यादा समय उन्हें मिलता तो कोई ना कोई नतीजा निकल पाता। लेकिन जैसे ही मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें रुकना होगा, तुम ऐसे लड़ नहीं सकती, उन्होंने अपनी शक्तियां जैसे कम की और साधारण लड़कियों की तरह लड़ने लगी। अब साधारण लड़कियां कैसे लड़ती हैं? उन्होंने एक दूसरे को बालों से पकड़ रखा था और एक दूसरे को बालों से घसीटने की कोशिश किए जा रही थी। दोनों का जैसे मेकअप उतर चुका था। दोनों एक दूसरे को कपड़ों से पकड़कर कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं उसके बीच जाकर दोनों को अलग अलग करने लगा। इसके बाद वो डायन तो मेरी बात सुनकर शांत हो गई थी, लेकिन वो चुड़ैल भयानक रूप में मुझ पर गुस्सा हो रही थी। भोला चेहरा और धोखा, तुम मर्दों के अंदर धोखा ही लिखा है। आज़ाद करवा दिया इसे, मेरे साथ थी ये, तुम्हें इसने कुछ बताया या नहीं? मैंने कहा, सब कुछ जानता हूँ, तुम 2 सहेलियाँ हो, दोनों धोखा खा चुकी हो, अब इसमें इसकी क्या गलती? और अब मुझे लगा था ये मुझे जड़ी बूटी दे देगी, मैंने इसे आज़ाद करवा दिया।
कोई भी विवाहित महिला इस पहाड़ी की कैदी नहीं रह सकती। अब वो चुड़ैल ज़मीन पर लेटकर रोने लगी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे भी आज़ाद करवाओ, मुझे भी आज़ाद करवाओ। अब मैं नहीं जानता था एक चुड़ैल से शादी कौन करेगा, कहाँ से लेकर आऊं किसी ऐसे को जो चुड़ैल से शादी करे। लेकिन वो मान नहीं रही थी और मुझे जड़ी बूटी चाहिए थी। वो डायन भी वहाँ से जाने वाली नहीं थी। तो वहीं पर उस चुड़ैल ने वो मंडप सजा दिया था और कहा था, मुझसे भी शादी करो, मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। तुम मुझसे भी शादी करो, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी। और मैं उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसने भी मेरी मदद की थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें उस डायन पर पड़ी, उसकी आंखों में वो गुस्सा था। उसके अंदर से गुस्सा उबल कर बाहर आ रहा और वो अपने दांतों को भींचे हुए जैसे सर हिला रही थी कि नहीं, शादी नहीं कर सकते। और वो मेरी बीवी थी, वो हक जता भी सकती थी, लेकिन मैं चुड़ैल को भी छोड़ नहीं सकता था। तब मैंने सुलह सफाई की और कहा, देखो, मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। इसे शादी करके मैं अपनी बीवी बनाऊंगा, आज़ाद करूंगा, मैं जड़ी बूटी लूंगा, इससे दोनों का फ़ायदा है। अब मैं भी बच जाऊंगा। इसके बाद तुम भी जिंदा रहोगी और अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न खुद बना सकती हो। इसके बाद उस मंडप में मैंने उस चुड़ैल से शादी की थी। अब वो भी आज़ाद हो गई थी और हम तीनों पहाड़ी के शिखर पर जाकर उस जड़ी बूटी को लेकर आए थे। वो जड़ी बूटी खाते ही शरीर में असर सा तो हुआ था और उस पहाड़ी से हम नीचे भी उतरे थे। 4 दिन मैं उसी जगह पर रहा था और बार बार रात को जो वो चुड़ैल और डायन की लड़ाई होती वो देखने लायक होती। सच कहूँ, वैसे मुझे कोई सास बहू के सीरियल पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़ाई सच में बहुत मज़ेदार हुआ करती थी। पहले तो वो आम लड़कियों की तरह लड़ती, लेकिन बाद में चुड़ैल और डायन बन जाती और एक दूसरे को मारने की कोशिश करती। दोनों इंसान बन चुकी थी, एक चुड़ैल की शक्ति के साथ, एक डायन की शक्ति के साथ, पहाड़ी से आज़ाद। और मेरा शरीर भी ठीक होने लगा था। वैद्य की बात सच थी। इसी के साथ वो चुड़ैल और डायन की शक्ति मिलकर भी मेरा शरीर और जल्दी ठीक कर पा रही थी। मैं आधा ठीक हो चुका था तब हम वहाँ से निकले थे और मैंने उनसे इजाज़त मांगी थी। देखो, तुम हमेशा यहाँ लड़ती नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद तुम आज़ाद हो, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। दुनिया तुम्हारे लिए बनी है। 90 साल का वो शाप खत्म हुआ। लेकिन उन दोनों की आंखों में मायूसी थी और वो लड़ती हुई रुक गई और मेरी तरफ देखकर दोनों ने एक साथ कहा था, तुम मेरे पति हो, छोड़कर नहीं जा सकते। और मेरा यकीन कीजिए, ये शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो दोनों मुझसे शादी करके मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी और मैं क्या करता। दोनों की आंखों में मेरे लिए प्यार था और दोनों को मैंने आज़ाद किया था और दोनों मुझे दिल दे बैठी थी। दोनों खूबसूरत थी, मुझे पसंद थी, शादी भी कर चुका था, इसलिए अब छोड़ भी नहीं सकता था। मैं अहमदाबाद जब पहुंचा था, मेरे पिता को सबसे ज़्यादा झटका लगा था। पहला झटका तो इसलिए लगा कि मैंने शादी कर ली और उन्हें बताया तक नहीं। दूसरा झटका इससे लगा था कि मैंने 2 शादियां कर ली। और तीसरा झटका ये सुनकर लगा था, वो हैरान थे, आखिर 2 सहेलियों ने एक ऐसे लड़के से शादी कैसे कर ली जो जल्द ही मरने वाला है। और अंत में मैंने खुशखबरी सुनाई थी, बीमारी का अंत कर दिया है मैंने। और उसके बाद हमारा वो बड़ा सा बंगलो 3 मंजिला, जिसके नीचे अब भी मेरे माँ बाप रहते हैं, और ऊपर वाले 2 फ्लोर मैं अपनी 2 बीवियों को दे चुका हूँ। आज भी एक डायन और चुड़ैल को लड़ते हुए देखता हूँ मैं और सोचा करता हूँ, सच में इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक डायन और चुड़ैल की अगर खूंखार लड़ाई हो जिसे कोई रोकने वाला ना हो मेरी तरह, तो नतीजा क्या निकलेगा। हर रोज़ जानने की इच्छा होती है, लेकिन अंत में लड़ाई खत्म करवा ही देता हूँ। मैं वो हूँ जिसने घर में डायन और चुड़ैल को पाल रखा है।